सो आपने हेडिंग को सॉल्व करने के लिए, मैच द हेडिंग को सॉल्व करने के लिए करना क्या है? आपने करना ये है, जो सबसे पहले आके आपने इस हेडिंग को पढ़ना है। आपने डायरेक्ट जो है पैराग्राफ की रीडिंग पे नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है, ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, इस लिस्ट ऑफ हेडिंग को पढ़ के आपने समझना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट पैराग्राफ पे जाओगे, अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, तो जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको कंपेयर कैसे करोगे पैराग्राफ से? अगर मिसाल के तौर पे आपने इसको पैराग्राफ नंबर ए से कंपेयर करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को आके पढ़ोगे और उनको समझने की कोशिश करोगे कि इसमें बातें क्या लिखी हुई हैं, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और जब उससे मिलती जुलती बात पैराग्राफ के अंदर आए, तो आपको फ़ौरन पता हो कि यार ये वाली बात ना इस वाली हेडिंग में लिखी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर 1 क्या है, पावर ऑफ ईच स्टूडियो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं, शुमाइला और शरियारा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, द पावर ऑफ ईच स्टूडियो। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ ईच स्टूडियो? अच्छा, यहाँ पे स्टूडियो से मुराद फिल्म वाला स्टूडियो है। जो फिल्म का स्टूडियो होता है ना, ये उस बारे में बात हो रही है, जब वो सिनेमा, मूवीज, हॉलीवुड। तो पावर ऑफ ईच स्टूडियो, उससे क्या आपको लगता है? पावर विद इन ईच स्टूडियो मतलब कि हर स्टूडियो के अंदर रहते हुए उसके अंदर की जो पावर है। सही है। तो ये बात करें कि भाई हर स्टूडियो के अंदर एक अपनी अथॉरिटी होगी, हर स्टूडियो के पास अपनी एक अलग पावर होगी। पावर का मतलब अथॉरिटी होता है, राइट? इसका मतलब कोई सुपर पावर तो नहीं होता ना, आयरन मैन या स्पाइडरमैन वाली। इसका मतलब होता है अथॉरिटी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं, तो वो क्या है, अथॉरिटी है। तो हर स्टूडियो के पास अपनी एक अलग अथॉरिटी होगी। आई थिंक इसका बोलने का मकसद ये है। सही है। हमने इस तरह करके क्या करा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने इस तरह हेडिंग को समझना है। हमने सबसे पहले हेडिंग को समझा कि बोला जा रहा है कि हर स्टूडियो की अपनी एक अलग अथॉरिटी। तो स्टूडियो की अथॉरिटी की बात आएगी पैराग्राफ में, तो समझ जाएंगे ये वाला आंसर है। अब आगे चलते हैं। सही है। नंबर 2 क्या है, द मूवी इंडस्ट्री एडॉप्ट्स टू इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आप चेंज होते हो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, अपने आप को एक्सेल करते हो, इम्प्रूव करते हो। तो बताया जा रहा है कि भाई मूवी इंडस्ट्री जो है, वो उसने जो इनोवेशन को, मतलब टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने वाली बात आएगी, तो मतलब ये आंसर हमारा ये नंबर 3 पे आ गए, कोट्रेटिक बिटवीन सिनेमास एंड अदर मीडियाज ऑफ द टाइम। तो मतलब ये सिनेमा और अदर मीडिया का आपस में जो है वो डिफरेंशिएट, आपस में वो दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। मतलब अदर मीडिया हो सकता है सिनेमा, क्या अदर मीडिया क्या हो सकता है, मतलब टीवी या रेडियो, ये अदर मीडिया कहलाएगा और सिनेमा एक अलग मीडिया है। तो सिनेमा और अदर मीडिया के बारे में जब कंपेरिजन आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये वाला आंसर है। वैल्यू ऑफ स्टडिंग हॉलीवुड गोल्डन एज। तो गोल्डन एज के बारे में जब बताया जा रहा होगा, गोल्डन एज के बारे में जब स्टडी हो रही होगी, उसके बारे में एग्जामिन हो रहा होगा, उसके बारे में तज्जिया हो रहा होगा, तो समझ जाएंगे भाई ये वाला आंसर है। डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट। मतलब मार्केट से अपने आप को अलग करना। इसका क्या मतलब होता है, मार्केट से अपने आप को अलग करना, डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट? कोई बताएगा इसके क्या मायने हो सकते हैं? सर वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो और से बिल्कुल अलग होगी। मतलब कि आपकी अपनी कोई पहचान, मतलब हर मतलब आपकी देम सेल्फ का मतलब है एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी और उनकी अपनी एक अलग पहचान की बात होगी, क्योंकि वही मार्केट से वो अलग है, उनकी एक अपनी क्वालिटी है। ठीक हो गया भाई। द डबल अटैक ऑन फिल्म स्टूडियो पावर। तो यहाँ पे अटैक की बात हो रही है किस पे, स्टूडियो पावर पे। ये फिल्म स्टूडियो पे कोई अटैक हो रहा है, उसकी बात हो रही है। गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का कंट्रोल गेन करना, व्हाट डज इट मींस, गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री? शुमाइला, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री? इससे क्या मतलब होगा, इस लाइन का क्या मतलब है, गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री? कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री एक खास पर्सन भी हो सकता है जो इस इंडस्ट्री को रूल करता हो। सर वो एक जो हॉलीवुड का वो डॉन बन जाता है ना सबके। हाँ, कह सकते हो आप कि भाई इंडस्ट्री के कंट्रोल, एक मतलब कि इंडस्ट्री के कंट्रोल की बात हो रही है कि भाई इंडस्ट्री के पे ना कंट्रोल किया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कंट्रोल की बात हो रही है हॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, आखिरी में आ जाओ, बिल्कुल आखिरी वाला पॉइंट कौन रीड करेगा? द टॉप मूवीज ऑफ हॉलीवुड गोल्डन एज। तो हॉलीवुड के गोल्डन एज की टॉप 10 मूवीज के बारे में बात होगी कि भाई ये फिल्में बेहतरीन फिल्में थी। तो इस बारे में कहीं बात हो रही होगी, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये वाली हेडिंग जो है वो यहाँ से कंपेयर करनी है। सही है, समझ में आ गया।
तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अनटिल अनलेस आप हेडिंग्स को नहीं पढ़ोगे आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार कंपेयर क्या करना है, बात क्या लिखी हुई है। जब तक आपको यही नहीं पता कि टाइटल्स क्या है, जब तक आप हेडिंग को ढूंढ नहीं पाओगे। तो इस मैच द हेडिंग को करने से पहले, पैराग्राफ को रीड करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ के अच्छे से समझ लो कि इसमें बात क्या हो रही है, ये बोल क्या रहे हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को जब तक आपने पढ़ा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ वैसे वर्ड्स को देखा हुआ है, उसको सही से समझा नहीं, तो आप कभी भी सॉरी तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को म्यूट किया हुआ है बिकॉज ऑफ टू अवॉइड एनी इंटरप्शन। जब आपने कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके बोल देना, सही है? चलो भाई, अब हम सॉल्व को एक्चुअली ना साथ मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने अकेले इसको सॉल्व नहीं करना। आपने इस खुशफहमी में नहीं रहना है कि ये इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और मैं आपको बस थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस ब्रीफ वे में जल्दी से इसको ना पढ़ने की कोशिश करनी है और समझना है कि इस बारे में क्या बात हो रही है। अच्छा, मैच द हेडिंग के अंदर ना आपको अब वो टेक्निक काम नहीं करती कि आपने सिर्फ स्टार्ट की कुछ लाइंस पढ़ ली और आपको समझ में आ गया। कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने बीच की कुछ लाइंस पढ़ के आप आंसर को ढूंढ सकते हो। कुछ हेडिंग्स में आंसर बिल्कुल स्टार्ट में ही होता है, कुछ हेडिंग में आंसर बिल्कुल एंड में होता है, सही है? तो अगर आप वो वाली टेक्निक अप्लाई करना चाहते हो, ये वाली टेक्निक आपको अक्सर यूट्यूब पे मिलेगी कि भाई स्टार्ट की कुछ लाइंस को पढ़ लो और आखिरी कुछ लाइन को पढ़ लो, तो आपको जो ना आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो टेस्ट मेकर है वो जो है वो ही इज़ नॉट स्टूपिड। तो जिस तरह आप फेसबुक यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, वो भी यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरह जो है ये ऐसी कोई टेक्निक काम नहीं करेगी कि भाई आंसर पहली लाइन पढ़ लो, आखिरी लाइन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभार आंसर बीच में भी होता है, कभी आंसर यहाँ पे होगा, कभी आपको आंसर यहाँ पे होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जल्दी से एक कोई ओवरव्यू उसको कर लो, तो उससे ये होगा कि आपके आंसर गलत नहीं होंगे। कम से कम मैच द हेडिंग में अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है? वो और क्योंकि बाकी टेक्निक्स के अंदर जैसे कि हम ट्रू एंड फॉल्स, नॉट गिवन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम वैसी टाइम सेविंग टेक्निक को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ से आप अच्छा खासा टाइम बचा रहे होते हो। तो हम यहाँ पे जो है प्रॉपर टाइम लगा सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप इस पैराग्राफ ए, जो लिखा हुआ है ना पैराग्राफ ए, इस पैराग्राफ ए को पढ़ो और आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। फिर मैं आपको अच्छा आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हेन इट कम्स टू पैराग्राफ रीडिंग, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक है और हर टेक्निक हर किसी पे वर्क नहीं करती। हो सकता है मैं आपको कोई टेक्निक सिखाऊं, वो टेक्निक आपको समझ में नहीं, आपको मजा नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में जो एक और नेबर बैठा है वो उसको समझ में आ जाए और उसके आंसर सही होने लग जाए। तो हर टेक्निक हर किसी पे अफेक्ट नहीं करती। तो हम इस मैच द हेडिंग से रिलेटेड कम से कम 3 डिफरेंट टेक्निक्स को क्लास के अंदर पढ़ेंगे, सही है? वी आर गोइंग टू डिस्कस एटलीस्ट 3 डिफरेंट टेक्निक्स रिलेटेड टू मैच द हेडिंग। तो आज हम जो है कंप्लीट जो है नर्ड वाली ओवरऑल व्यू वाली टेक्निक पर है, जिसमें आप पूरा एक हेडिंग को पढ़ के एक अपना एस्टिमेट देते हो कि हेडिंग किस बारे में, ठीक है? अच्छा, इस टेक्निक के अंदर हम करते हैं क्या, पहले मैं आपको टेक्निक बताया था। आपने जल्दी से एक कोई अच्छा वह पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना कि द चैप्टर एग्जामिन्स द गोल्डन एज, इस तरह करके अपना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, बल्कि जल्दी से पढ़ना है। The chapter examine the golden age, Hollywood film industry, explore particular kind of filmmaking, develop period, USA film history, focus on the 2 key elements which influence, इस तरह करके अपने जल्दी ना एक ओवरव्यू करना है, ठीक है? ओवरव्यू करने के बाद आप अगर आपके सामने बुक है, अगर आप पेपर पे दे रहे हो, तो आपने यहीं पे ना अपनी तरफ से ना यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं। 3 की बुलेट पॉइंट्स के अंदर 3 कीवर्ड ना टॉपिक से रिलेटेड आपने यहाँ पे लिख दिए। कम से कम 3 कीवर्ड्स टॉपिक से रिलेटेड आपने यहाँ पे लिख दिए, सही है? इससे आपको आपका आंसर ढूंढने में आपको आसानी रहेगी और आपको एक ही पैसेज को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। जल्दी से आप इस पैराग्राफ को पढ़ो और कम से कम 3 से 4 कीवर्ड मुझे बताओ कि जो इस टॉपिक के अंदर बात हो रही है। पढ़ लो तो मुझे बताना।
ऑलराइट, सो शुमाइला आपने पढ़ लिया? जी सर। ओके जी सर। ओके, रिमेनिंग है हमारे पास शहरियार। शहरियार और उमर, जल्दी से बताओ, आपने पैराग्राफ पढ़ा? जी जी ओके, पहले सर, पढ़ शुमाइला आप लिया। मुझे बताओ। सर इसमें हॉलीवुड के गोल्डन एज पीरियड के बारे में बात हो रही है कि जो है वो उन्होंने किस तरह से पास्ट में किस तरह से थे और अब उन्होंने क्या इनोवेशंस की और किस तरह से अब वो रूल कर रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें वो लाए, नए मीडियम्स लेकर आए। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब पे लोग अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वो भी मीडियम कह सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, दैट्स गुड, सही है। तो इसमें गोल्डन एज के बारे में बात हो रही है और यूएस फिल्म हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। ये बताया जा रहा है यूएस फिल्म हिस्ट्री के बारे में, राइट? सो उमर, आप मुझे बताओ इस टॉपिक, इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया? कम से कम 2 या 3 कीवर्ड दो मुझे। उमर, आप म्यूट पे हो, आई थिंक आप म्यूट पे रह के बोल रहे हो। सॉरी सर। सर इसमें वही बात हो रही है, गोल्डन एज की बात हो रही है, फिर दे आर टॉकिंग अबाउट 2 की एलिमेंट्स, फिर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फिर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। और जैसे कि थर्ड लाइन में देखें कि यूएस फिल्म हिस्ट्री, ठीक है ना, उसके बाद से ना इसने आगे बोला 8, यानी ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर आगे जाके इसने फिफ्थ लाइन में फिर इसने कहा एडिशन, मतलब कि मैं या तो ये समझाऊंगा ना इसकी, यानी कि कुछ भी आंसर होगा शुरू के 2-3 लाइनों में आंसर होगा, क्योंकि आगे वो इसी को एडिशन कर रहा है। ओके एडिशनली बता रहा है इसको। ओके ओके, तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि इस पैराग्राफ में बात क्या हो रही है? पहले मुझे ये बताओ। सर बात इसमें हो रही है, इसमें जो है ओवरऑल उसकी गोल्डन हॉलीवुड की जो गोल्डन एज की उसकी बात हो रही है। सही है कि भाई कि हॉलीवुड का गोल्डन एज कैसा था, फिल्म हिस्ट्री कैसी थी और किस तरह की Yes, उनका sir. आइडिया। नीचे यहाँ पे लिखाया जा रहा है कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप उनकी पास हिस्ट्री को पढ़ोगे तभी जाके आज का स्टूडियो को आप समझ सकते हो कि ये वाला स्टूडियो इतना डेवलप कैसे हुआ और कितना इंप्रूवमेंट इसके अंदर आ रही है। ऑनलाइन फिल्म जो बन रही है, इन सबको समझने के लिए आपको उसके पास हिस्ट्री के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ना होगा। यही बात कर रहे हैं, सही है। शरीर आपको समझ में आया? जी सर, आपने समझाया, समझ में आ गया। मैंने समझा तो समझ में आया। ओके चलो, अब जल्दी से ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा हेडिंग है जो होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक, इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब आप मैच द हेडिंग कर रहे हो ना, तो साथ साथ जब आंसर ढूंढो तो साथ साथ उन सारे आंसरों को फौरन से क्रॉस कर दो जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कहीं पे भी स्टूडियो के पावर की बात नहीं हो रही, सही है, और कहीं पे भी अटैक की बात नहीं हो रही, कहीं पे भी गेनिंग कंट्रोल की बात नहीं हो रही, और टॉप 10 मूवीज की बात तो कहीं पे हो ही नहीं रही। ठीक है, मार्केट से अपने आप को अलग करने की बात भी नहीं हो रही, अदर मीडिया की बात भी नहीं हो रही। तो इन दो में से कोई एक आंसर होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? सर ऊपर वाला 2। उमर बोल रहे हैं कि 2, द मूवी इंडस्ट्री एडेप्ट इनोवेशन। ओके, मैं बोल रहा हूँ शुमाइला, सर। ओके सॉरी शहरियार बोल रहे हैं। शुमाइला आप क्या बोल रही हो? 2, the movie industry adapts to innovation. अच्छा, उमर आप क्या बोल रहे हो? इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, इतना तो मैंने आपको जो है। सर 2 ही है, सर 2 ही है, सर 2 ही है। 2 है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे आंसर होने वाला है 2। ओके, अच्छा ज़रा हम ज़रा अपने आंसर को डबल चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ना ये 2 लग नहीं रहा। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है आप सही हो मैं गलत हूँ, बट मेरा जो एक स्टेक है वो बोली कि 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पे ना एक प्रॉपर इनोवेशन की बात नहीं। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? वो बता रहे हैं कि उन्होंने अलग नए नए साउंड सिस्टम लगा दिए, बेहतर कैमरा उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये होता है ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जो है अपने आप को चेंज करके नई चीज़ों पर आ गई, ये होता है इनोवेशन। कोई अच्छा सा माइक आ गया या इस तरह का कैमरा आ गया, कैमरा क्वालिटी अच्छी हो गई, जैसे कलर आ गया वीडियोस के अंदर, तो ये इनोवेशन समझ में आता। तो इनोवेशन का सारा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट है, लेकिन प्रॉपर पूरा पैराग्राफ उस बारे में तो नहीं है। पूरा पैराग्राफ तो बॉलीवुड नहीं हिस्ट्री सर। के बारे में, फिल्म हिस्ट्री के बारे में, कि वो पहले कैसे थे, और आपको अभी अगर डेवलप करना है तो या अभी आपको उनके अच्छे बिजनेस को समझना है तो आपकी उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में समझना होगा, तभी से आपको समझ में आएगा कि आज वो इस मीडियम पे, इस मुकाम पे पहुंचे हुए तो कैसे पहुंचे। तो उनको तो असल असल तो हिस्ट्री की बात हो रही है।
तो जरा वापस ऊपर आए और देखें और अब मुझे बताएं मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फोर फोर सर फोर। यही होना चाहिए ना, द सर वैल्यू 4 ऑफ होना चाहिए स्टडिंग क्योंकि यहाँ हॉलीवुड पे गोल्डन एज। हॉलीवुड का जो गोल्डन जी जी एज जी सर। था, जी जो उस दौर था, उसके बारे में पढ़ाई हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये वाला क्योंकि तो सर नहीं हो पहले सकता। ही लाइन में सर हम्म, पहली लाइन में एग्जामिन्स का लफ्ज यूज वर्ड यूज हुआ है एग्जैक्टली दो एग्जामिन्स का मरतबा ना। पूरे पैराग्राफ में एग्जामिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो मैंने देखा। आओ देखो, दो मरतबा, एक तो गोल्डन एज के बारे में बात हो रही है। लेट्स दिस चैप्टर एग्जामिन द, एक तो पहला आंसर आपको यहीं पे मिल गया जो मैंने अंडरलाइन किया था, द दिस चैप्टर एग्जामिन द गोल्डन एज। देखो हेडिंग के अंदर कुछ आंसर आपको स्टार्ट में मिल सकते हैं, कभी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, कभी आपको मिडिल में मिलेगा, सही है। लेकिन मेरा गैस यही कि अगर स्टार्ट मिडिल देखना है तो आप एक ओवरव्यू कर लो, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ो, लेकिन एक ओवरव्यू करके अंदाजा लगा लो कि टॉपिक किस बारे में है, सही है। वरना को मैं जब ये टेक्निक बोलते हैं ना, आंसर यहाँ पे होगा, तो बच्चे जो होते हैं वर्ड्स को देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कीवर्ड का काम नहीं होता, यहाँ पे ऊपर बात ही कुछ और लिखी हुई थी, नीचे बात कुछ और लिखी हुई थी, आपको सेंस क्रिएट करना होता है कि करीब करीब कौन सी बात पहुंच गई, हेडिंग देनी होती है। तो अब यहाँ पे देखो कि स्टडी के हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहा है। एग्जामिन देख लो भाई, गोल्डन एज की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है कि यूएसए के अंदर पहले मूवीज कैसे बनती थी, उसके बाद हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सही है। और यहाँ पे भी एक और एग्जामिन मुझे नजर आया था, बाय एग्जामिन द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो पूरे जो है वो हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, किस तरह जो है हॉलीवुड इंडस्ट्री का गोल्डन एज जो ग्रो करा है। तो आई थिंक कि ये वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए, सही है। अब वो जल्दी से नीचे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नंबर बी को पढ़ते हैं। अब बी का आंसर आपने मुझे बताना है, फिर देखते हैं क्या होता है। जब रीड कर लो तो मुझे बताना। अच्छा, आप लोग म्यूट पे हो क्या? ओके, ओके, पढ़ लिया सर। पढ़ लिया, पढ़ लिया। ओके 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 ओके, शुमाइला पहले आप बताओ, लेडीज फर्स्ट, कीवर्ड्स बताओ, किस बारे में बात हो रही है। सर सर साइलेंट मूवीज जो पहले बनती थी वो हम्म, जिसमें उसमें लोग उस टाइम पे सोचा गया कि अगर टॉकीज क्या है यहाँ पे हम्म, टॉकी टॉकी फिल्म्स भी बननी चाहिए उसे, लेकिन पैसे ज़्यादा उसमें लग रहे थे क्योंकि फिर उसके बाद भी जो है एक सोचा जा रहा था कि पता नहीं लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए मजीद इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। हाँ वो लेकिन याद है, फिर वो भी जो हम ऑडियंस पहला जो आंसर आपने ढूंढा हुआ था इनोवेशन वाला, चेंजेस। जी 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 सो आंसर मिल रहा है मुझे लगा, मैच द हेडिंग में ये एक ऑप्शन था ना, चेंजेस का, इनोवेशन का, जी जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जी डिस्कस होता है। ये वही लिखा हुआ कीवर्ड आप देखो। उमेर आप देख रहे हो?
जी यस सर। तो देखो न्यू कैमरा इक्विपमेंट्स, जहाँ जहाँ मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया भी है कि ये बात हो रही है कि भाई मूवी ने क्या करा, पहले बिल्कुल वो साइलेंट मूवी बना रहे थे और अब क्या हो गया, अब उन्होंने जो है वो अलग अलग इक्विपमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, एडवांस कैमरा साउंड सिस्टम आ गया, इसके अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई, पहले साइलेंटली फिर मूवी के अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई, साउंड बॉक्स आ गया, लोगों ने ऑडियंस ने इसको रिसीव भी अच्छा किया। तो जल्दी से वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, कौन सी हेडिंग में ये मैच करेगा। मुझे तो लग रहा है कि वही इनोवेशन वाली बात थी जो हमने पहले डिस्कस की थी, और यही फ़ायदा है अगर आपने पहले से कीवर्ड को हेडिंग्स को समझा हुआ होगा ना, तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो, यार ये वाली बात तो ऊपर थी, और आप आंसर को ढूंढ लोगे। तो कौन सा आंसर होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से बताओ। शरियार तुम बताओ। द- डू इट क्विक। उमेर, शरियार, कौन बताएगा? शुमाइला। सर 2 ही है। वो तो क्योंकि तो मूवी सर इंडस्ट्री ने क्या करा, इनोवेशन को अडॉप्ट कर लिया, तो दे अडेप्ट द इनोवेशन, और इनोवेशन साइलेंट मूवी से वो जो है वो आवाज़ वाली मूवी पे चले गए, कलर आ गया, कैमरा आ गया, तो नंबर 2 इज़ राइट। अच्छा, ये अपने पास लिख रहे हो आप लोग सब? यस सर। पैराग्राफ ए का आंसर क्या था? तो यहाँ पे पैराग्राफ ए का आंसर था नंबर ए का आंसर 4 4, था और और बी का बी आंसर का क्या है? 2। 2 है। आपने साथ साथ इसको अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि मैं स्क्रीन को बार बार चेंज करता रहूँगा, फिर हमने जाके कंपेयर करना है, मैं आंसर भूल जाऊँगा थोड़ी देर में। चलो भाई, शरियार आपको समझ में आया है? शुमाइला आपको समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। शरियार आप बताओ। सर ये रिकॉर्डिंग आप सेंड करेंगे? यस, यू विल हैव द रिकॉर्डिंग। आ मैं रहा सेंड नहीं समझ। करूंगा, इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब पे सेंड कर दूंगा, सही है। शरियार आप बताओ, क्या सीन है, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी सर। नहीं नहीं। नहीं? अच्छा, जी बोला, मैं डर गया कि वाकई कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, एक काम करते हैं, पैराग्राफ सी पे जाने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, सेशन भी ओवर होने वाला है, ठीक है? लेट्स हैव अ वाटर ओके ब्रेक, सर। देन वी विल कंटिन्यू। ज्वाइन मी अगेन आफ्टर 1 मिनट। ओके सर। ओके सर। यस, सो वी आर रिकॉर्डिंग, तो सर बिगिन करते सर हैं मैंने भी पार्ट उसकी हमारा प्रैक्टिस की थी। मैच द हेडिंग का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम लिसनिंग रीडिंग टेस्ट 8 की प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमने डिस्कस किया, हम 2 आंसर पैराग्राफ ए और पैराग्राफ बी हमने अभी तक डिस्कस कर लिए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। अब हम जाने वाले हैं पैराग्राफ सी पे। सो जंप टू पैराग्राफ सी, और जल्दी से इसको रीड करो, और फिर आप लोग मुझे बताओगे एटलीस्ट 3 कीवर्ड जो इस पैराग्राफ से मिलते जुलते हैं और पैराग्राफ में क्या हो रहा है। शरियार, सबसे पहले आप बताओगे मुझे, सही है? ओके सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को म्यूट किया है ताकि बैकग्राउंड शोर जो है वो आपका कम हो जाए, सही है? तो जब आपको कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट कर दें। हेलो हेलो सर। यस, सर हो गया। मुझे Okay, tell me, तो tell जो me. भी समझ में आया है, मैं बोलूँ कौन बोल रहा है? आप बोल दो। सर मुझे तो सब कुछ इसका समझ में आ रहा है कि ये सारी कंट्रोल गेन की बात हो रही है ना, जो 5 जो है उन्होंने आपस में उसको वर्टिकली इंटीग्रेट किया, और सब कुछ जो है उसकी वो सब करके 5 स्टूडियो, और फिर मुझे तो यही समझ आ रहा है। ओके 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 ओके। इंटीग्रेशन हुई है, और इसमें सारी बातें उन्होंने इस पे की है, इन एडिशन ये वो इसी की बात ही कर रहे हैं आगे, प्रॉफिट की, इसकी उसकी कंट्रोल कर लिया। All right, the major studio realized that they could increase their profit by handling each stage of film life, like production, distribution,
एंड एग्जीबिशन, तो इन्होंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया और वो थे ये बिग 5 इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, इनमें इनके नाम है। सही है। तो अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से शुमाइला मुझे अपना ओवरव्यू दें इस पैराग्राफ से। शुमाइला को क्या समझ में आया? जी शुमाइला, टेल मी। शुमाइला बेटा आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करो फिर बोलो। सर इसमें बता रहे हैं कि मतलब रूल किस तरह से किया ना उसको, इंडस्ट्री को, हॉलीवुड स्टूडियो, मेजर स्टूडियो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ईच स्टेज पे एक स्टेज पे किस तरह से प्रॉफिट को गेन किया, जैसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ग्रोथ किस तरह से हुई, फिर उसके बाद ओके बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। देखो असल जो आपका आंसर है ना वो यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या होती है? ओलिगोपोली यही होती है कि कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो मिलके पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लेते हैं, मिलके डोमिनेट हो जाते हैं। मोनोपोली जैसे हाँ, सर। मोनोपोली में एक बंदा होता है, ओलिगोपोली में पूरे 3-4 इंस्टीट्यूट, पूरा स्मॉल ग्रुप होता है, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। तो ओलिगोपोली का मतलब ये कि भाई ये जो बिग 5 थे, जो अलग अलग 3 इंस्टीट्यूट थे, 3 इदारे थे, इन्होंने मिलके जो है ना वो 5 स्टूडियोज ने मिलके सबको कंट्रोल कर लिया। मैंने जो इस पूरे पैराग्राफ को समराइज करके जो आंसर जो उन्होंने कहा है उसको मैंने ये वर्ड चूज किया था, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसमें तो यही करते हैं ना। यस एग्जैक्टली। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये करना था सर, मुझे इसका ना यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज रहा इधर। उमर आप बोलो पहले। सर मुझे यहाँ पे इसका रहा एडवांटेज, मैंने अभी रिसेंटली मैंने एमबीए किया है, तो मुझे तो ये वर्ड था वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब पता था क्या होता है, तो मैंने ये वर्ड देखा तो मुझे वो हो गया। तो ये तो भाई लक हुआ मेरा, सही है, पानी मुझे समझ आ गया कि इसमें कंट्रोल की बात हो रही है। सही है। जिनको वोकैबुलरीज का नहीं पता, जिनको वर्टिकल इंटीग्रेशन का नहीं पता, जिनको ओलिगोपोली का नहीं पता, तभी ये साफ क्लियर कट नजर आ रहा है कि इन लोगों ने क्या करा, सब चीज़ पे, एग्जीबिशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लिया अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो बिग 5 का वर्ड भी नजर आया। तो यहाँ से जिसको वोकैबुलरी का नहीं भी पता होगा उसको भी इस रीडिंग से ओवरऑल बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये बात कहाँ पे हो रही है, गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री की बात हो रही है। शुमाइला आप भी यही बोलने वाले थे? जी सर 7 नंबर 7। और शरियार आपका भी आंसर यही था, नंबर 7? यस सर। ओके, यहाँ पे मैं आपको वही बात रिमाइंड कराऊंगा, ये जो आपको आंसर रिलेटेबल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने मैच द हेडिंग को पहले से समझा हुआ है कि कौन सी हेडिंग में क्या बात हो रही है। जब तक आपने इसको अच्छे से समझा हुआ होगा तो पैराग्राफ पढ़ के आपका इसको ढूंढने का काम आसान हो जाएगा। अगर आपने इसको नहीं समझा, समझने का मतलब वर्ड पढ़ के आप समझो कि बात क्या हो रही है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ रीडिंग कर ली, इनको वर्ड नजर आ गया, द पावर ऑफ ईच स्टूडियो, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की कि पावर ऑफ ईच स्टूडियो से मतलब क्या है। जब तक आप इन सबों के बात के मतलब को समझोगे नहीं, इट इज हाईली इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिलेट दिस विद बॉडी पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ को रिलेट करने के लिए आपने इन हेडिंग्स को समझना होगा। ठीक है, चलो भाई अपने पास जल्दी से नोट कर लो ABC के आंसर्स, ताकि फिर हम आगे जाएं, फिर एंड में कंपेयर चेक कर सकें। नोट कर लिया आपने सबों ने? यस सर। डी पे आते हैं, चलो भाई नंबर डी। Here we go. So I am सर जी शुमाइला। सर क्या ये पॉसिबल है, जैसे हम 8 हमारे पास 8 है ना, 8 हेडिंग्स हैं, अब क्या ये पॉसिबल है कि मतलब जो 2 हेडिंग्स हो वो साइनोनियम जैसे कहते हैं ना, वो एक मतलब क्या बोलेंगे कि हेडिंग्स एक मतलब 2 हेडिंग्स जो है वो एक ही पैराग्राफ के लिए हो सकती हैं क्या? अगर वो यूज ना करें तो ये यूज कर लें, क्या वो इसलिए अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मेंशन प्रॉपर बता देते कि एक मतलब, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यू कैन रिपीट द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अगर यहाँ पे नहीं, कुछ आगे हम कुछ करेंगे ना, स्पेशली जब आप जाओगे, आई थिंक कि कैम्ब्रिज की बुक 10 या 12 है, उसमें एक पैराग्राफ ऐसा मेरी नजर से गुजरा जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि यू कैन रिपीट द लिस्ट ऑफ हेडिंग। तो अगर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को रिपीट कर सकते हो तो फिर आप पावर ऑफ 2 स्टूडियो को 2 मरतबा रिपीट कर लोगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बोला हुआ देन आप फिर रिपीट नहीं कर सकते। सही है, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस होगा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग रिपीट हो सकती है तो वो क्लियर आपको ऊपर मेंशन कर देंगे कि यू कैन रिपीट द लिस्ट ऑफ हेडिंग, आंसर कैन बी रिपीटेड, इस तरह करके। जब हम एक और बुक सॉल्व करेंगे तो मेरी नजर से एक टेस्ट ऐसा गुजरा है, मैंने देखा सिर्फ एक ही टेस्ट गुजरा है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं, वरना आसान हो जाता आपके लिए। चलो लेट्स डिस्कस नंबर डी, जल्दी से इसको पढ़ें देन लेट मी नो।
कर लिया सर। इसमें ये बता रहे कि किस तरह से एक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो मतलब अत्याचार करते थे। ऑलराइट, ओके, बिल्कुल सही है। सो सर लोन आउट की क्या मीनिंग है? लोन आउट, सॉरी, लोन आउट की मीनिंग क्या होगी? लोन आउट द स्टूडियो कोड। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और टेक्निक बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के टोटल होते हैं 3 पैराग्राफ। तो सारे कम से कम जो ऑलमोस्ट आपको जो ना 2000 से 3000 तक वर्ड्स आपको कम अक्रॉस करना पड़ता है। तो उनमें से लाजमी कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वोकैबुलरी आपको नहीं पता होगी। तो वोकैबुलरी डेवलप करने की बेस्ट टेक्निक ये है कि आप उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस को पढ़ के, उसके आगे पीछे के वर्ड को पढ़ के आप प्रेडिक्ट करो कि इसके मायने क्या हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वर्ड टू वर्ड मीनिंग कि इस वर्ड को उर्दू में क्या कहेंगे। उससे बेहतर ये है कि ये टेक्निक अपने रीडिंग में अप्लाई करनी है कि अपने आगे पीछे के लाइंस को पढ़ के समझना है कि भाई इस वर्ड के क्या मायने हो सकते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है, बात का सेंस क्या बन रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इवन अगर कोई वोकैबुलरी आपको पता नहीं होगी तब भी जो है अपने आंसर को आप ढूंढ सर वो Getting my इसका point? मतलब ये हुआ कि वो जो स्टार्स को क्या थे, दूसरे लोगों को लोन पे देकर उनसे काम, दूसरे स्टूडियोज में काम करवाते थे। ओके, आप क्या बोलोगे उमर? देखो, स्टार्स could loan out other productions companies। तो स्टार जो है वो मतलब जो बाकी, मतलब अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपको लोन पे दी थी कि आप उसको इस्तेमाल करो टेम्परेरी तौर पे। मेरे पास एक सिनेमा है तो मैंने सिनेमा आपको लोन पे दी थी टेम्परेरी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। वो ये बोलना चाह रहे हैं लोन्ड आउट, मतलब रेंट पे कोई चीज़ चला दी। तो सर वो स्टार्स की बात कर रहे हैं ना। तो जल्दी से इसको पढ़ो और आप मुझे इसका ओवरव्यू दो जल्दी से। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ऑलराइट, यस। सबसे पहले जो है शुमाइला, आप मुझे बताओ इसका ओवरव्यू कि आपको इस पैराग्राफ से क्या समझ में आया। इसमें बात की जा रही है कि वो जो वार्नर ब्रॉस उसने काफी टाइम तक रूल किया है और जो है उसमें उसके पास जो एक्टर्स होते थे वो 7 साल के लिए काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए उनके लिए काम करते थे, बाउंड हो जाते थे कि किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। अब वो जिस तरह से भी मैनिपुलेट करते थे उनके इमेजेस को और उनको लोन आउट करते थे स्टार्स को और अपने तरीके से काम करवाते थे, जो चाहते थे वो करवाते। मेरे ख्याल में तो ये मतलब है। ओके। यहाँ पे एक वर्ड बार बार रिपीट किया उन्होंने, स्टूडियो बॉसेस, मालिक जो स्टूडियोज के। हाँ, could force bad roles on actors and manipulate। तो मतलब जब फोर्स कर देते थे कि भाई फला एक्टर ने यही काम करना है तो करना है। उमर, अपना ओवरव्यू दो। यस सर, यही है, इसमें बाबा यही कह रहे हैं। इन्होंने हर चीज को कंट्रोल कर लिया। That's what they are saying. Yes, They're controlling everything, right? तो मार्केट Studio boss- में अपना इमेज कायम रखने के लिए हर चीज पे कंट्रोल कर लिया, ऐसा ही कह रहे हैं इसके अंदर। तो स्टूडियो बॉस, तो हर स्टूडियो बॉसेस ने जो है ना और चीजों को इस कंट्रोल करना शुरू किया। इस तरह करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को तकरीबन बहुत सालों तक ही मेंटेन रखा ना, कंसिस्टेंट रहा, स्टेबल गेट्स के लिए। हर स्टूडियो के पास यही पावर थी। तो इससे मिलता जुलता हमने एक देखा था। So the first one, जल्दी से आओ power ऊपर। within its studio. हाँ, ये फायदा होता है मैच डाय हेडिंग्स को पहले पढ़, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले पढ़ने का। आपको पता होता है कि आप कौन सा आंसर यहाँ पे सुटेबल होना चाहिए। कहाँ पे लिखी हुई थी पावर वाली बात? नंबर 1 ना, द पावर ऑफ ईच स्टूडियो। हर स्टूडियो की एक अपनी अलग ही पावर थी। वो हर एक्टर्स को अपनी चीज़ों को लोन्ड आउट कर रहे थे, एक्टर्स को हायर कर रहे थे, एक्टर को फोर्स कर रहे थे कि फला एक्टर ने ये काम करना है और ये रोल उसने करना ही करना है लाजमी। 7 साल के अंदर को कॉन्ट्रैक्ट हायर करवाए हुए थे कि एक एक्टर 7 साल तक हमारे पास ही काम करता रहेगा। तो कुछ 3-4 स्टूडियो से उनके हर स्टूडियो की अपनी अलग अलग पावर थी। तो आंसर क्या होना चाहिए? पावर विद इन ईच स्टूडियो। द पावर विद इन ईच स्टूडियो। तो अपने पास जल्दी से लिखो नंबर 17 का, लिख लिया सर। द पावर विद इन ईच स्टूडियो। लिख लिया? बाय द वे, कोई इस आंसर से डिसएग्री करता है? आपको लगता है कि उसके अलावा कोई और आंसर होना चाहिए? जल्दी से। अच्छा, एक और टेक्निक मैंने आपको बताई थी 1 मिनट पहले ही कि क्या जो आंसर नहीं हो सकते आप उनको भी जो है ना एलिमिनेट कर दो। मिसाल के तौर पर ये वाला आंसर नहीं हो सकता, टॉप 10 मूवीज की बात नहीं हो रही, अटैक की बात नहीं हो रही,
मार्केट से अपने आप को अलग करने की बात नहीं हो रही, ये वाला आंसर पहले से हो चुका है, और ये वाला आंसर भी नहीं है, सही है, और इनोवेशन के आंसर भी। तो जब आप बाकी आंसर्स को रूल आउट कर देते हो कि भाई यही आंसर नहीं है, तो फिर ये होता है कि आपकी जो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर आपको जो इंस्टेड ऑफ 8 आपको 2 में से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सर सवाल ये है कि एक जो आपने बुक दी थी, मैंने इसमें ही पढ़ा था। पहले तो आपके लिए बात करता हूँ मैं। आप जब मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसके जो आंसर पॉसिबल नहीं है उसको मैंने कर दिया क्रॉस, ठीक है ना। फिर जो रिमेनिंग बचे हैं उसको तो मैंने एक सिलेक्ट कर लूंगा। सर फिर यही मैं टेक्निक जो है हर किसी में करूंगा, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गिचड़ पिचड़ नहीं हो जाएगी कि क्या काटा क्या किया, मैं खुद ही एक बार पागल हो जाऊंगा मैंने क्या काटा क्या तो किया। आपने यहाँ पे क्यों करा हुआ है? तो आपने यहाँ पे क्यों करा? आप साइड में करते हो, स्मार्ट वर्क करो मिसाल के तौर पे, या एक एक डॉट बना लो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक साइड में करके डॉट बना लो, खत्म बात। सर मैंने बुक में मैंने आज एक लाइन पढ़ी थी, रीडिंग के लिए उन्होंने कहा था कि आप जो है हर नए क्वेश्चन करने के लिए आप डिफरेंट हाइलाइटर ले जाओ। यार तुम्हारे लिए कैसा कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक तो वो कि एक तो सबसे पहले बात आपको ये अलाउ नहीं करते, पहले था लेकिन अब इसमें स्ट्रिक्ट है, आप लोग को ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके नहीं जाना होता, सब कुछ आपको खुद ही प्रोवाइड करते हैं, सही है। तो अब हाइलाइटर वाइलाइटर कुछ भी लेके नहीं जा सकते, इवन आप एक घड़ी तक लेके नहीं जा सकते अंदर ना सेलफोन लेके जा सकते हो, ना ज्योमेट्री पेंसिल भी वो आपको देंगे, इरेजर भी वो आपको देंगे। तो स्मार्ट वर्क करो, साइड में लिख लो। वैसे तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने लिखो, खुद ही दिमाग में बोल दो ना कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन टिक नहीं लगाओ, दिमाग में सोच लो कि भाई ये आंसर नहीं हो सकते। वो तो मैं यहाँ पे आपको खुद करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो और लिखना है तो और ज्यादा आप साइड में कर सकते हो, इस तरह पॉइंट कर लो, ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं। फिर बाद में दोबारा करना है तो यहाँ पे कर लिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर ऐसे कर लिया, इस तरह कर लो, स्मार्ट वर्क करो। तो इसका असल ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले आपको 8 में से 1 सिलेक्ट करना पड़ रहा था, फिर बाद में क्या हो रहा है, बाद में आपको 2 में से 1 सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो गलत होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी को आपके सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो यहाँ पे 2 में से 1 सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो 50-50% चांस है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको और श्योरिटी चाहिए ना, तो आप पहले उनको भी देख लो कि यार ये क्या आंसर नहीं हो सकता, तो फिर उसमें ना आपका डाउट खत्म हो जाता है। जैसे कि भी आपने ये पढ़ा ना गेन कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको 2 चीजें लग रही हैं, या तो पावर ऑफ विच स्टूडियो लग रहा है या गेनिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री लग रहा है। 2 चीजें आंसर लग रही थी। मैं अभी जब देख रहा था तो मैं जब जैसे यहाँ पे तो मुझे लगा कि यार गेनिंग कंट्रोल भी हो सकता है, पावर ऑफ विच स्टूडियो भी हो सकता है, बस ये 2 हो सकते हैं। तो मुझे अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकियों को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरे पास मेरे ऑप्शन बेहतर हो गए। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही बल्कि स्टूडियो की बात हो रही है, तो फिर मैंने ये वाला आंसर सेलेक्ट कर दिया, पावर ऑफ ईच स्टूडियो। तो इस तरह करके आप अपने जो ना अपने गलती के चांसेस को कम कर लोगे इसमें। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और एक और मजे की आपस का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैच द हेडिंग तो इतना एग्जॉस्टिंग होता है ना कि आपके बाकी के मैच द हेडिंग आ गया ना आगे, तो फिर अच्छा जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरा मैच द हेडिंग पहले पैराग्राफ के अंदर ही था, स्टार्टिंग मैच द हेडिंग से हुआ था। इतना एग्जॉस्टिंग था मैच द हेडिंग करना मेरे लिए, तो फिर नीचे के जो आंसर थे ना वहाँ पे आपको फिर बड़ी बेजारियत लग जाती है। तो इससे आपको बड़ी बेजारियत होती है, ये बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो अगर आप ये सही कर लोगे तो बाकी में आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है आपका। अगर ये स्टार्ट में आ जाए, अगर ये एंड में आ जाए तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट में आ जाए तो ये बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कभी कभार। ओके तो हमने डी तक सॉल्व किया, ई पे आते हैं। ई का आंसर मिल गया, ई का आंसर। ओके फिर उमर आप चुप हो जाओ, बाकी बच्चों को करने दो, फिर आप मुझे बता, आप मुझे चैट पे मैसेज करके बता दो। ओके शुमाइला और उमर शरियार आपने जल्दी से ई पढ़ना है। थोड़ा नीचे तो करें इसको। ओके ये नीचे कर दो, सही है। ऊपर सॉरी, ई पढ़ना है ना, ई चलो मिडिल में बस ठीक है ठीक है। शुमाइला डू इट क्विक। देखिए मैंने को व्हाट्सएप किया है, मुझे तो लग रहा है सही है। ओके देखता हूँ। का नंबर 5 यार, ऐसे तो मुझे याद नहीं कि 5 में कौन सी हेडिंग थी, मुझे देखना पड़ेगा कौन सी हेडिंग थी। तो गेनिंग वाली होगी। नहीं आप छोड़ो, आप अपना देखो। उमर आप छोड़ दो, आपके चक्कर में बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बाद में डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं।
जब तक आप पानी वानी पी के आ जाओ कौन सा मिल गया। सर पढ़ लिया पढ़ लिया, ओके देन। सर कल्टीवेट फ्लेक्सिबिलिटी। सॉरी, और जल्दी से मुझे बताओ किस बारे में बात हो रही है। मैं शरियर आप बताओ। सर कह रहे हैं कि अदर साइड पे जो था एक कल्टीवेट फ्लेक्सिबिलिटी थी, और वो जो क्या वो बार बार एक मूवी उसको रियलाइज हो गया था कि भाई एक मूवी बार बार जो है पैसे नहीं बना सकती। तो ये ओके सर तो उन्होंने ये कहा कि कुछ मूवीज में जो फनी कॉमेडी उसमें चले गए, कुछ ने कोई और बना ली, तो इस तरह से वो डिवाइड हो गए। सॉरी, ओके शुमाइला जल्दी से आप बताओ। बिल्कुल सही है शुमाइला, जल्दी से आप बताओ। सर इसका मतलब इसमें यह है कि जैसे यहाँ एक ही टॉपिक पे और एक सेम कास्ट को लेके हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हमें कुछ डिफरेंट उस पे जाना पड़ेगा, जैसे कॉमेडी है, हॉरर वगैरह पे। एक ही टॉपिक हमेशा हम लेके ऑडियंस को अट्रैक्ट। तो हमने कीवर्ड उठा लिया कि भाई ईच स्टूडियो हैज अ ब्रांड, हर स्टूडियो का एक अपना ब्रांड हो गया। एमजीएम कोई म्यूजिक में चला गया, तो कोई कॉमेडी में चला गया, तो कोई हॉरर में चला गया, फॉक्स म्यूजिक में चला गया, ड्रामे में चला गया। इस तरह करके हर स्टूडियो ने क्या कर दिया, अपना एक ब्रांड बना लिया। यही बात कर रहा है यहाँ से ये, यस सर, है ना। हर स्टूडियो का अपना एक ब्रांड आ गया। पैरामाउंट कॉमेडी के अंदर चला गया, एमजीएम जो उसमें अलग चला गया, सब अलग अलग हो गए। ओके, तो जल्दी से ऊपर आ जाओ और देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा आंसर सही होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए उसको पहले देख लो जल्दी से। पावर ऑफ स्टूडियो तो नहीं होता था, वो तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया ना। जो एलिमिनेट कर दिया उसको तो हटा ही दो। ये तो है ही नहीं, इनोवेशन कोई बात ये भी नहीं, नहीं है, कॉन्टेस्ट सिनेमा नहीं हो सकती, ये भी नहीं है। हॉलीवुड नहीं हो अब बताओ। सकती। 5 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 5 ही है। अपने आप को अलग कर देना, अपने आप को अलग कर देना किससे, रेस्ट ऑफ द मार्केट से। एमजीएम जो है वो सिर्फ जो म्यूजिक में चला गया, या फॉक्स जो है वो सिर्फ कॉमेडी में चला गया। एक बड़ा की रहती, दे आल्सो हैड टू क्रिएट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यस यानी उनको जो मार्केट में रहने के लिए प्रोडक्ट को अपने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उससे फिर उसको फर्दर वो कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया, जैसे कि पैरामाउंट ने एक्सेल किया कॉमेडी में, इसी तरह एमजीएम ने ऑल स्टार प्रोडक्शन में किया। तो हर स्टूडियो जो है वो अलग हो गया। बेंचमार्किंग जो होती है, बेंचमार्किंग जो होती है, बेंचमार्किंग जैसे सर जो वो होते हैं कनेक्टर्स, वो भी हेल्प करते हैं ना। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ ना, लाइन में पढ़ रहा हूँ, एक उसमें ऐसे ही कुछ लाइन थी जिसका एक पॉसिबल हेडिंग भी थी, फिर उन्होंने आगे कह दिया हाउएवर या अल्दो करके बात दूसरी स्टार्ट कर दी, तो वो भी तो हेल्प करेगी ना, जो कनेक्टर होते हैं। यस ऐसा भी होता है, उसको भी हम प्रॉपर पढ़ेंगे। वो भी एक टेक्निक है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर तो वो एक अलग चीज़ है, और हम कॉन्ट्रेडिक्ट जब बात हो रही तो वो अपनी उसको हम एक प्रॉपर टेक्निक के साथ एड्रेस करेंगे। आज तो हमारी टेक्निक तो डिटेल टेक्निक है, आज तो हम शॉर्टकट वाली टेक्निक ही नहीं पढ़ रहे ना, आज तो हम डिटेल में जा रहे हैं हर चीज़ में। तो जल्दी से आते हैं, आखिरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरी एक और क्लास का टाइम होने वाला है, सो यू डू इट क्विक। 3 हेडिंग है, एक रह गया। पढ़ लिया सर, पढ़ लिया आप लोगों ने। ओके जल्दी से मुझे बताओ इस बारे में क्या बात हुई। उमैर, शुमाइला एंड शरियर, जल्दी।
सर उनकी बैटल जो थी वो एक तो उनकी बिग स्टूडियोज के खिलाफ हो, उन्होंने किन शुरू की की, बैटल, किन की बाद बैटल? उन्होंने- सर ये जो मूवी प्रोड्यूसर जो थे, इंडिपेंडेंट मूवी हाँ, जो स्ट्रगलिंग, जो छोटे मोटे जो मूवी बनाने वाले लोग थे, हाँ। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जंग उन्होंने शुरू कर फिर दी वो बड़े स्टूडियो के जंग शुरू कर दी। खिलाफ। तो और उन्होंने फिर यस smaller शुमाइला, इससे कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, जंग से मोनोपोली की बात होती है। जंग से कुछ बात समझ में आ रही है? जी सर, केस स्टार्ट किया कि वो उनको मौका नहीं मिल रहा था बड़े स्टूडियोज की वजह से। तो मैं जल्दी से आपको आंसर दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, उमर, उमर, जल्दी से देखो कौन सा आंसर है। जल्दी बताओ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। किसको आंसर मिल गया? बहुत बिल्कुल सामने आंसर था, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये भी नहीं है, सर लास्ट वाला भी नहीं है लास्ट वाला तो है ही नहीं। सर, ये डबल अटैक डबल Double अटैक attack, ऑन द फुल स्टूडियो पावर। स्टूडियो की जो पावर थी वो उनकी कमजोर पड़ गई, उस पर अटैक हुआ और छोटे मोटे स्ट्रगलिंग जो मूवी डायरेक्टर्स थे उन्होंने आके अटैक किया और उनकी वजह तो उनको मौका मिल गया। इंडिपेंडेंट मूवी डायरेक्टर्स को जो है वो अपनी मूवी प्रेजेंट करने का मौका मिल गया, उनकी पावर कम होने लग गई। तो द राइट आंसर इज डबल अटैक। फाइन, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आज की क्लास में हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमने प्रॉपर आंसर को डिस्कस किया और जल्दी से कोई बच्चा मुझे चेक करके बता सकता है आंसर सही था या गलत? चलो मैं देख लेता हूँ। ओके रुको, छोड़ो, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अपने आंसर अपने पास नोट किए हुए? जी सर। ये टेस्ट कौन सा है? टेस्ट 8 है। यस, टेस्ट 8 है। ओके, पेज नंबर 391। जल्दी से आओ नीचे। और टेस्ट 7 ज़्यादा आ गए। टेस्ट 8 पे आ जाओ, अल्लाह भला करे हमारा। ये रहा टेस्ट 8। टेस्ट 8 रीडिंग यहाँ पे होना चाहिए कहीं। रीडिंग पैसेज 2 है। हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 से। सही है सर, देखिए 4 2 7 सही है तो सर। सारे आंसर सही है हमारे, कोई गलत है? पहला हमने जो है वो अल्लाह, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, अब आपने Four. बताना है कौन सा। कोई हमारा कोई गलत तो नहीं है? हमने पहला कोई 4 सर, सब सही है। पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 7, चौथा 1, पांचवा 5, छठा सही है सर। ठीक है, चलो भाई, मतलब आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस की थी कि भाई अगर मैच द हेडिंग आपने करनी है तो वो आपने किस तरीके से करनी है। हम ये पूरी क्लास से वैसे मैच द हेडिंग पे रखेंगे। हमने ऑफिशियल केमिस्ट की ये बुक थी, इसको सॉल्व किया, इसका टेस्ट 8 सॉल्व किया, मैच द हेडिंग पे गए, हमने एक टेक्निक अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की कि भाई आपने जब इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब तक आप मैच द हेडिंग को नहीं पढ़ते, आपको जो है समझ में नहीं है कि आपको उसको कंपेयर कैसे करोगे। तो मैच द हेडिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैच द हेडिंग नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हेडिंग को पैराग्राफ से कैसे रिलेट करना है। तो आपने पहले पैराग्राफ पे नहीं पढ़ना, पहले सब पैराग्राफ को नहीं पढ़ना। इससे पहले हम याद है उमर और शरिया, पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते थे, फिर हम सवाल पे जाते थे। मैच द हेडिंग में हम अपोजिट करते हैं, पहले हम मैच द हेडिंग को पढ़ के उसको समझते हैं। पढ़ना नहीं बल्कि उसको समझना कि हेडिंग का मकसद क्या, हेडिंग में क्या बात हो रही है। हेडिंग आपको समझ में आ गई तो फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप इजीली आपको रिकॉल हो जाएगा, यार ये वाली बात तो फला हेडिंग में हो रही थी। आप उसको इजीली रिकनेक्ट कर सकते हो। सही है, आज हमने इस टेक्निक को डिस्कस किया। इसकी एक और टेक्निक भी है शॉर्टकट वाली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने इस टेक्निक को यूज करते हुए कल की क्लास में एक और मैच द हेडिंग करके साथ बैठ कर सॉल्व करनी है। पूरा वीक हम मैच द हेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैच द हेडिंग हमारा कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए। सही है। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी आधे घंटे के बाद। सो आई रियली होप यू एंजॉयड द क्लास। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।